हेलो फ्रेंड, जीएस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ा कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन दबा लें। और एक क्वेश्चन आपको करने के बाद एक एहसास होगा कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक है। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। मनुष्य द्वारा अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर किसी भी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अगर पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो व्यक्ति की लंबाई जो क्या होनी चाहिए, दर्पण से आधी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर 20 केजी के किसी पिंड को उठाकर रखने में किया गया कार्य क्या होगा, तो 200 जूल होगा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा पूछा है, तो स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। चलिए यहाँ पे रखते हैं, जी का वैल्यू कितना लेना है, तो जी का वैल्यू यहाँ 10 लेंगे। ऐसे मेनली रूप से 9.81 होता है, इसी को अप्रॉक्स में 10 लिया गया है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका निकालते हैं। एम कितना दिले है, 20 केजी। 1 मीटर है तो ऊंचाई हो गया, तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 10 लिखेंगे, 20 तहाँ 200। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट। और जूल जो है ऊर्जा की मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कांच की एक छड़ स्वच्छ प्लेट पर पानी की एक बूंद फैलकर एक परत बना लेती है, जबकि पारे की बूंद का गोल आकार यथावत बना रहता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण मूल रूप से कि ग्लास के साथ पारे के आसंजक की अपेक्षा संसंजक बल बहुत अधिक होता है, यानी कोहेशन फोर्स एडहेसिव फोर्स के से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी आसंजक बल जो होता है संसंजक बल से अधिक होता है। ठीक है, धातु की किसी मेज पर गर्म कॉफ़ी से भरा कप रखा गया है। एक कॉफ़ी ग्लास है, इसमें गर्म कॉफ़ी भरा हुआ है। ठीक है, कप को उष्मा का उत्सर्जन निम्न क्रिया से होगा, यानी धातु का जब है, ये धातु का है कि स्टील हो, ये सब का है, तो उसको आप रखिएगा, हाथ में पकड़िएगा तो ऑटोमेटिक वो गर्म हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, तो चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन, इस सभी क्रिया के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक होगा 1.74 × 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा होगा 3.66 × 10⁻3, तो आप इसको लिखिएगा 36620। ठीक है, क्योंकि एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये कम है, आप इसको लिखिएगा, तो यहाँ देखिए पावर 6 है, यानी इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसमें होगा, तो 1.74 × 10⁻6 में। ठीक है, पानी से भरे गिलास के नीचे रखे कागज़ को बिना पानी छलकाए तेज़ी से बाहर खींच लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहलाती है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी फोर्स को ऊपर दिशा में लगा रहे हैं तो ये उसका प्रतिरोध करता है, यानी ये नीचे में या उल्टा लगाता है, उल्टा डायरेक्शन में। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे। दूसरा नियम से क्या मिलता है, तो बल की समीकरण मिलता है, जो क्या पढ़ते हैं, एफ बराबर ए में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो एफ बराबर ए में जो होता है ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है, और बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। तो यह क्रिया किसके कारण होता है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन पहला है ध्वनि में यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, ये बिल्कुल गलत है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बॉल। यानी लाउड स्पीकर का काम क्या है कि विद्युत से यांत्रिक में और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, 10⁻−10 मीटर होती है। कितना होती है, प्रभावी त्रिज्या 10⁻−10। अगर इसका द्रव्यमान पूछता तो 10⁻−15 होता है। ठीक है, द्रव्यमान पूछेगा तो 15, जबकि त्रिज्या पूछा है तो 10⁻−10। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित है, तो सदगति है। सदगति एक बहुत अच्छा फिल्म है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा। ऐसे इसका पूरा फिल्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पार्ट कुछ कुछ मिलेगा। तो इस सदगति जो है एक जाति पर आधारित फिल्म है, और ये बहुत इसमें बताया गया कि गरीबों के ऊपर कैसे अमीरों लोग सताते थे और उनका क्या रुतबा रहता था, कैसे इन लोग को नज़र से देखते थे, ये सब सभी इस फिल्मों में उल्लेख किया गया है, और ये प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म की शुरुआत कब किया गया था, तो 1981 ईस्वी में। किसने इस फिल्म को लिखा था, तो सत्यजीत रे ने। किसने, सत्यजीत रे ने। ठीक है, सत्यजीत रे ने इस फिल्म को लिखे थे 1981 ईस्वी में। अरे बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। और यह हिंदी फिल्म है, ये कोई अंग्रेजी और साउथ नहीं है, ये हिंदी फिल्म है। तो आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और इसमें जाति को सबसे विशेष करके बनाया गया है, जाति आधारित पर कैसे इसमें जातियों को खिलाफ देखा जाता था, है ना। तो इसमें बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो
पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जा सकती है बताइए? तो है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, यानी यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा किसकी जांच की जाती है? तो पृथ्वी की आयु की जांच की जाती है। कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी आयु ज्ञात की जा सकती है? तो ये पेड़ पौधों को, ठीक है, यानी जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जबकि पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा किया जाता है, ठीक है। खगोलीय एकक है, खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी होता है। खगोलीय एकक किसको बोलते हैं? तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक दूरी बोलते हैं, ठीक है, यानी खगोलीय एकक बोलते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सौर विकिरण और सौर पवन के कारण होती है। क्या किस कारण होती है? तो सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण होती है, ठीक है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो श्वसन अंग पत्ती है, ठीक है, क्योंकि जड़ फूल से श्वसन नहीं करते हैं पेड़ पौधे, और जड़ से भी नहीं करते हैं। जड़ से खनिज लवण लेते हैं और पानी भी लेते हैं, और पत्ती से भी पानी का श्वसन करते हैं, मानो अंदर अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन पत्ती जो है श्वसन के लिए सबसे बड़ी उत्तरदायी होता है। इसमें होता क्या है कि पेड़ पौधे रात में CO2 गैस छोड़ते हैं, जबकि दिन में O2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है। और जो सुबह में यानी दिन में जो भी जीव जंतु होते हैं, मानव होते हैं, जो CO2 की मात्रा छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधा को क्या करते हैं? तो उसको अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद शाम में अपना क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण से CO2 पेड़ पौधे छोड़ते हैं और क्या करते हैं? O2 को लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग के दिन में वो अच्छी तरह से मिल पाए, ठीक है। और पेड़ पौधों के कारण पेड़ पौधों के नीचे किसी भी व्यक्ति या जीव जंतु को नहीं सोने का सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? तो CO2 जो छोड़ेंगे उससे बहुत सारे हानिकारक हमारे शरीर में उत्पन्न रोगों का हो सकता है, ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, यानी बनाने की क्रिया क्या है? तो उसमें चार तत्व जरूरी है। ऐसे मेनली रूप से पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 6 यानी 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही तत्व। इसमें तत्व मैंने कहने के माने उसमें गैस भी आते हैं। तो मेनली रूप से 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। सूर्य की प्रकाश, ठीक है, पहला सूर्य की प्रकाश हो गया, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, तीसरा हो गया उसका जल, ठीक है, और एक खनिज लवण। ये सभी 4 मुख्य रूप से पेड़ पौधे को भोजन तैयार करने के लिए बहुत मुख्य रूप से जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। प्राकृतिक का स्रोत खुला है, तो प्राकृतिक का स्रोत नहीं है, विद्युत ऊर्जा है, एक कृत्रिम स्रोत है। क्या है? कृत्रिम, यानी बिजली मानव द्वारा बनाया जाता है, न कि भगवान द्वारा, ठीक है। लकड़ी ये भगवान यानी प्रकृति का देन है, सूर्य जो है प्रकृति का देन है, कोयला भी प्रकृति का देन है, लेकिन यह कृत्रिम का देन है। क्या? विद्युत मानव द्वारा तैयार किया जाता है, या भी किसी भी माध्यम से, जल से हो, कोयले के माध्यम से हो, ठीक है, या सूर्य के माध्यम से हो, ये मानव द्वारा जुगाड़ लगाकर इसको तैयार किया जाता है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या कौन सा है? तो भारत है, लेकिन अभी वर्तमान में लोकतंत्र भारत में नहीं रह चुका है, देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी आंकड़ा के अनुसार यही मिलता है कि अभी भी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या है? तो भारत ही है, ठीक है, लेकिन अब रह नहीं गया है। और दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, और ये आपको GS क्वेश्चन एक लेवल तक का है। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो अमेजन नदी मुहाना। अमेजन नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना है, ठीक है। गंगा नदी मुहाना अमेजन से छोटी है। यह गंगा नदी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और गंगा नदी की लंबाई पूछ दिया जाए तो टोटल कुल कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? तो लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए यह भारत की सबसे लंबी सबसे लंबी नदी है। और सिंधु नदी की भी लंबाई कितना है? तो 2900 ही किलोमीटर है। इसलिए ये सबसे लंबी नदी भी है, यानी ये भारत में नहीं है, ये विदेशों में से गुजरती है, इसीलिए पूरा है। लेकिन भारत में गंगा नदी भारत से ही निकलती है, तो इसलिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जबकि वो सब जितने भी हैं वो विश्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तत्व 30, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, 31 और 32, सल्फर 16, ये क्या कहलाते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन याद रहे कि इसके अंतर जो होता है ना, जो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बीच का अंतर जो होता है वो हमेशा सेम आएगा। तो सेम जब आता है ना तो उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। देखिए सब में आप घटाइएगा तो 16 आएगा,
सभी में 16, यानी कहने का माने कि सभी का न्यूट्रॉन जो संख्या है सभी समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ऐसा कहीं भी देखे क्वेश्चन और देखिए कि द्रव्यमान, इसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन इसको घटाने के बाद सभी का जो न्यूट्रॉन संख्या है वो समान आ रहा है, तो यानी कहने का माने कि वो सम न्यूट्रॉनिक होगा। क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। ये मानव हो या फिर जीव जंतु हो, सभी के दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मानव शरीर या फिर जीव जंतुओं के जो दांत बने होते हैं इसमें सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल होता है। ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मानव या फिर जीव जंतु के हड्डियों और दांतों में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी इसको नमक बोलते हैं, आम भाषा में NaCl बोलते हैं। ठीक है। सार्विक विलयक क्या है, तो सार्विक विलयक जल है। कौन सा है, सार्विक विलयक जल है। जल एक सार्विक विलयक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, यह पेटों में निर्माण यानी यकृत में निर्माण होता है। यह भोजन को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, तो 3HCl यानी 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब एक नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को मिलाया जाता है तो उसी को एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया में मुख्य रूप से इसका काम क्या है कि सोने को आसानी से घुला देता है। ठीक है। तो सोना को जब भी घुलाना हो तो एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एक्वारेजिया का फार्मूला आपको बता दिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में यानी यकृत में निर्माण होता है, जो भोजन पचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जल सबसे सर्वायिक विलायक है। ठीक है। शुष्क विरंजक किसके द्वारा किया जाता है, तो शुष्क विरंजक किसके द्वारा किया जाता है, तो ओजोन द्वारा। शुष्क विरंजक किसके द्वारा किया जाता है, तो ओजोन द्वारा। ओजोन का फार्मूला क्या आता है, तो O3 होता है, यानी यह ऑक्सीजन का रूप है। ऑक्सीजन से ही, यानी कहने का माना है कि जो H2O होता है जल, तो जल होता है तो O2 होता है E, तो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, ओजोन परत का, यानी ओजोन उसको बोलते हैं, ओजोन गैस या सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है। ओजोन गैस की गंध कैसी होती है, तो सड़ी हुई मछली की तरह होती है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो Cl होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या आता है, तो SO2 होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।